अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर 4 है, दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बात ये है कि वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस पे मैं आपको इस तरह से बात बताऊंगा कि जो भी कोई डिपार्टमेंट होगा या जो भी कोई फील्ड होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो, या चाहे वो आपका घर का ही फील्ड क्यों ना हो, तब जो आपके घर में जो सिस्टम होता है, एक वे होता है इसमें काम करने का, कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, लाइक सपोज कि आप कोई जॉब कर रहे हो किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपको एक प्रोसीजर दिया जाता है काम के लिए कि आपको कैसे कैसे काम करना है। एंड अकॉर्डिंग टू वेरी दैट प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, वो सारा जो आपके पास एक प्रोसीजर मिलता है, ताकि जो वर्क होगा वो एक बैलेंस्ड वर्क बनेगा एंड उसका जो आउटकम है वो भी इन पॉजिटिव में ही आएगा। इसी तरह से अगर हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो हमारा मतलब टॉपिक है, मेन कंसर्न टॉपिक, दैट्स अबाउट डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने रूलर्स को, जो उन्हें बनाने होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, लोकसभा के, चाहे वो इस तरह हो एमएलएस हो। अब ये नहीं मतलब है कि जो डेमोक्रेसी में जो हमने इनको बनाया, देन आफ्टर दैट कि ये ऐसे ही जाके वहाँ पे काम करेंगे, मतलब जो जो जिसको मर्जी आएगा उसी हिसाब से काम करना ये स्टार्ट करेंगे। वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी एक प्रोसीजर होता है, जो अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, एक डिपार्टमेंट वाइज होता है वहाँ पे सीरियशन अलग अलग। एंड उसी में जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो उसमें जो डिफरेंट जो एमएलएज या कोई और होता है, वो उसी एंगल से काम करते हैं वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में। लाइक अगर हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म हमारे यहाँ है, मोस्टली इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस है, इसमें 3 या 3 इंस्टीट्यूशन, उनमें से जो प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल। लाइक इसमें है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 के बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लाइक इन 8th या 6th में भी था, ये 7th के पॉलिटिकल साइंस में भी था, अबाउट जब आपने पार्लियामेंट पढ़ा था 7th में। तो जो ये तीनों डिपार्टमेंट है या जो तीनों इंस्टीट्यूशंस है, इनका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। ये अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो इनका मेन कंसर्न क्या रहेगा, वहाँ का इंसान या आम आदमी। जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लोग होते हैं उनके लिए इन तीनों जो इंस्टीट्यूशंस को काम करना है। हम ये भी कह सकते हैं कि द मेन वर्क ऑफ ऑल these 3 institutions is to fulfill the essential needs of common masses। बात है आपको समझ में। एंड इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इसी बेस पे काम करती है। जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, इन 3 चीज़ों पे काम करती है, मतलब इन्हीं के अंडर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अब इलाबरेटली या अब अच्छी तरह से हम इन 3 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। तो इट वाज अबाउट हेडिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि किस तरह से एक जो पॉलिसी होती है, इसका जो डिसीजन होता है वो किस तरह से हम लेते हैं। लाइक यहाँ पे एक ऑर्डर है अबाउट गवर्नमेंट ऑर्डर है यहाँ पे, जो अगस्त 13 1990 को पास हुआ था।
1990 में जो ये पास हुआ था, एक ऑर्डर इसमें कहा गया कि इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ऑफिशियल मेमोरेंडम। क्या हम इसको कहते हैं बेटा? ऑफिशियल मेमोरेंडम। जो ऑफिशियल मतलब एक ऑर्डर पास हुआ है, ये हुआ था पास 13 अगस्त 1990 को ये पास हुआ था। इस पे बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर नंबर भी दिया गया है कि कब ये निकाला गया है, मेमोरेंडम का जो नंबर वो दिया गया है। या साथ ही साथ डेट भी दिया गया है कि किस डेट पे आया था ये। इस पे जो जॉइंट सेक्रेटरी था ऑफिसर का, मतलब उसका जो डिपार्टमेंट था, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन, साइन द ऑर्डर। मतलब इस डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को क्या किया था, साइन किया था। किस डिपार्टमेंट ने बेटा? डिपार्टमेंट है द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन। बात है आपको समझ में? एक छोटा सा मतलब एक नोट है ये, मतलब एक पेज पे ये सारा डिटेल लिख के है। एंड अब इसमें क्या था ऐसा कि ये जो ऑफिशियल जो ये था, मतलब ये मेमोरेंडम जो था, इस मेमोरेंडम में ऐसी क्या स्टोरी थी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन डिफरेंट होते हैं अलग अलग से। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट में एक मतलब फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट अलग होता है, इसमें इसके अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, या जो बाकी एम्प्लॉयज़ का अलग, या जो एजुकेशन का अलग अलग, मतलब हर एक का अपना अपना अलग अलग सेपरेट एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है। एंड हर एक डिपार्टमेंट का काम होता है, या हर एक मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट उनका काम होता है कि टू लुक ओवर जो इसके अंडर मतलब वर्क आता है, उस वर्क को करना। एग्जाम्पल, अगर आप में से कल को मतलब किसी ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, देन आफ्टर दैट वो फिर एक मिनिस्टर बना, वो कोई बना, इसका एजुकेशन का कोई आप में से क्या बना बेटा? मिनिस्टर बना। तो आपको उस टाइम वो डिपार्टमेंट आपके अंडर है, एंड आपके अंडर बाकी बाकी जो मतलब जो एम्प्लॉयज होंगे वो आपके अंडर काम करेंगे। देन आफ्टर दैट अगर कोई भी डिसीजन होगा रिलेटेड एजुकेशन, तो वो आप खुद दोगे, एंड विथ कंसर्न जो आपका पीएम होगा या जो प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर दैट वो फिर एक मतलब पास हो जाएगी वो बिल। लेकिन आपके मतलब उस डिपार्टमेंट से वो आपके मतलब निगरानी में वो सारा काम किया जाएगा। इसी साल एक पॉलिसी आई थी बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, मतलब कुछ मंथ पहले आई थी वो। उसमें जो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें उसने मतलब एक चेंज लाई। जैसे पहले हम पढ़ते थे, मतलब एक सिस्टम था यहाँ पे कि प्राइमरी वो ये, तो अब उन्होंने वो सारा चेंज किया। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने चेंज किया, उन्होंने एक ऑर्डर पास निकाला, एक ऑफिशियल जो मेमोरेंडम वो उन्होंने यहाँ पे निकाला। वो एक इंस्टीट्यूशन था, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट या जो डिपार्टमेंट था उनका, एजुकेशन वाला जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट था, उसका ही काम था ये। बात है आपको समझ में? अब फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे। जो 13 अगस्त 1990 को जो ये पास हुई थी ये बिल, इसमें क्या गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो 27% वैकेंसीज रहेगी, चाहे वो सिविल पोस्ट एंड या जो सर्विसेज हो अंडर गवर्नमेंट, मतलब 27% क्या मिलेगा बेटा? रिजर्वेशन मिलेगा। वो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी पोस्ट हो लेके, चाहे वो पोस्ट आईएएस का हो या कोई भी मतलब सेंटर रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो, उसमें से क्या मिलेगा? उसमें से 27% रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको क्या मिलेगा? उनको रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में। अब ये बिल थी, इसमें ये भी कहा गया कि जो इस अंडर कैटेगरी जो आएंगे, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड उन्हीं को ये जॉब जो मतलब जो कोटा है ये उन्हीं के लिए। बाकी जो रेस्ट जो लोग हैं जो इसके मतलब बाहर आएंगे, जो इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, उनको ये जो मतलब जो सुविधा या जो मतलब ये प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, ये उनको कभी नहीं मिलेगी। अब ये जो बिल थी ये इसीलिए पास हुई थी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है यहाँ के, उनको ये बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। बात आई आपको समझ में? अब
इनको कहा गया था कि ये थर्ड कैटेगरी है। क्या है ये? थर्ड कैटेगरी। मतलब जो इसमें मतलब जो ये मतलब थर्ड कैटेगरी है, इसको क्या कहा गया? SC BC E। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, लाइक वो शेड्यूल ट्राइबल, सो शेड्यूल कास्ट, सो या बाकी बाकी जो जुमरे में आते हैं लोग। देन इसी तरह से इनके लिए भी 27% का जो रिजर्वेशन का कोटा वो रखा गया। यहाँ तक आई आपको बात समझ में? होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।